हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में प्रश्न उभरता है कि हम आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसा सर्विस करने वाले व्यक्ति जो आजकल फिल्मों में देखते हैं, जो आजकल आप लोग को सामने में आता है न्यूज़पेपर में कि ये आईएएस ऑफिसर ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो ये सब किस तरह से आप ये आईएएस ऑफिसर बनते हैं। और ये आईएएस ऑफिसर में जो बनने का जो जज्बात होता है बहुत सारे लोग बच्चे स्टूडेंट के मन में होता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न भी उनका मन में आता है। तो ये प्रश्न हमारा सिविल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर जो एक एनजीओ है हमारा, जो एसएससीटी मतलब सर्वोत्तम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, वो लेकर आया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स जो इसके बारे में बिल्कुल अज्ञ हैं, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। खाली आईएएस आईपीएस जानते, पर ये आईएएस आईपीएस बनते कैसे हैं, उसके लिए संविधान में क्या प्राविधान है, क्या ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो इसको लेकर बहुत सारी चर्चा हम अभी करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा वीडियो होगा और हम एक एक लाइन आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, इसके लिए कौन एग्ज़ाम दे सकता है और इसका योग्यता क्या होना चाहिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मतलब योग्यता मतलब उसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो इसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे पढ़ाई कितना होना चाहिए। पढ़ाई मतलब यानी कि आपको अगर पढ़ाई का बात करें तो आपका पढ़ाई में डिग्री कितना होना चाहिए, मतलब कौन सा डिग्री अगर होगा आपके पास तो आप क्या हो सकते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और डिग्री में भी आपको कितना परसेंटेज होना चाहिए। कुछ बच्चों का मन में ये भी सवाल है कि सर 10th में कितना परसेंटेज लाएंगे तो हम लोग को ये यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, 12th में 10th में कौन सा डिग्री मतलब स्ट्रीम में होना चाहिए। जैसे कि 12th आप लोग जब आते हो तो डिप्लोमा और कॉमर्स और आपके सामने साइंस और आर्ट्स जैसा प्रभाव आ जाता है, तो आपको कौन सा प्रभाव में जाना चाहिए। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आ जाता है। तो हम देखेंगे एक एक करके। और इसका सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है तो हम देखेंगे तो इसका आयु कितना होना चाहिए, क्योंकि हर उम्र का व्यक्ति क्या इसको एग्ज़ाम को अपेयर कर सकते हैं या इसके लिए कोई आयु लिमिटेड भी है, मतलब समय सीमा भी है या वयस सीमा है जिसको बोलते हैं आप लोग। तो ये देखेंगे हम लोग। तो या वर्ग यानी कि जैसे कि आपको बोलो कि जनरल हो या ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकल वीकर सेक्शन होते हैं, जैसे कि विकलांग लोग होते हैं जिसको हम सम्मान के साथ दिव्यांग बोलते हैं। तो ये लोग दिव्यांग लोग को लेकर कोई राहत है कि नहीं है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितने बार प्रयास कर सकते हैं, मतलब ये जो एग्ज़ाम के लिए क्या हर कोई आदमी जितने बार चाहे उतना बार दे सकता है या इसके लिए कोई लिमिट लगाया गया है कि आप तो 6 टाइम दे सकते हैं, 9 टाइम्स दे सकते हैं। तो ये कोई लिमिट्स है कि नहीं है तो देख लेंगे। तो उसके बाद हम ऐसे बहुत सारे सवाल का अगर हमारा मन में सवाल बन जाता है तो इसको हमें आगे जाकर देखते हैं सवाल का आंसर क्या होता है जो कि आपको सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अबाउट सिविल सर्विस, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविल सर्विस क्या है। तो सिविल सर्विस के बारे में अगर हम ऐसे उसका अगर संज्ञा के बारे में जाने और अगर उसको परिभाषा के बारे में जाने तो इसका ये अधिकारियों का, अधिकारी मतलब ऑफिसर्स होते हैं इंग्लिश में। तो ये अफसर का वह समूह है जो सरकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रिया वर्णन करते हैं, मतलब क्रियान्वयन करते हैं। इनका चयन योग्यता के आधार पर होता है। योग्यता का मतलब आधार मतलब क्या है ना, इसको लेके इसका चयन है ना 3 स्टेज में होता है। उसको बोलते हैं 3 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन। 3 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन होता है। तो इनका सिलेक्शन करते हैं, ये इलेक्ट होकर नहीं आते हैं। तो ये सिलेक्शन कैसा होता है, 3 स्टेज क्या क्या है हम देखेंगे। कि प्रीलिम्स आता है, जो आपको पता होगा सबसे प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। तो प्रीलिम्स होता है। इसके बाद सेकंड नंबर में आपका मेंस आएगा, फिर आपका इंटरव्यू आएगा, फिर आपका क्या आएगा, इंटरव्यू आ जाएगा। जगह नहीं है यहाँ पे तो मैं आपको आगे हम देखेंगे इसके बारे में पूरा बताऊंगा क्या है प्रीलिम क्या है मेन। तो अभी यहाँ पे रहने देते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे 3 स्टेज में आप खाली जानो। एक होता है आपका 1 नंबर आता है प्रीलिम, 2 नंबर में आपका आता है मेंस, इसमें आपको 9 पेपर आता है। तीसरा नंबर में आपको आता है कि इंटरव्यू आता है। तो ये आप 3 स्टेज को आप जान लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि
अधिकारियों का चयन केंद्र में, अगर सेंट्रल का बात करें कि अगर आपको ऑल इंडिया सर्विस, आप कोई भी राज्य में सिविल सर्विस अफसर बन के जाना चाहते हो तो आपको यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप आपका ही राज्य में रह के अगर आपको सेवा करना चाहते हैं अधिकारियों का जैसा, तो आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों सेम है एक दूसरे का, खाली एक स्टेट का है और एक सेंटर का है। अगर ये बात करें तो हमारा संविधान का पार्ट नंबर 14 या हमारा संविधान का पार्ट नंबर 14, ऐसा हमारे संविधान में 20 पार्ट है, तो यहाँ पे ये 14 नंबर पार्ट में आर्टिकल नंबर आपको अगर बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 315 टू लेकर 323 में के बीच में उसको जिक्र किया गया है। मतलब आप हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 3 चैप्टर नंबर 2, ये भी बोल देता हूँ चैप्टर नंबर 2 क्योंकि मैंने सिविल सर्विस का बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो यहाँ पर आपको देखोगे ये हमारा संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 14 में आर्टिकल नंबर आपको 315 टू लेकर 323 के अंदर चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में उनका बारे में वर्णन किया गया है, उनको कैसे ट्रेनिंग मिलता है, उनको निलंबित करना मतलब उनको सस्पेंड करना है तो कैसे इसका प्रक्रिया हो सकता है, उनको कौन अपॉइंटमेंट देता है, तो ये सब के बारे में उसमें लिखा गया है। इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, कितना टाइम में उनका प्रमोशन होना चाहिए, तो ये सब के बारे में हम लिखा है, वो भी हम देखेंगे। यह है कि एग्जाम 3 पर्याय में, मैंने आपको बोला था, आपको फिर से वही चीज़ बोल देता हूँ कि ये जो एग्जाम है 3 पर्याय में होता है। ये मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही जिक्र किया था। तो इसका 3 पर्याय में होता है। पहला पर्याय जो होता है वो होता है, पहला जो होता है वो प्रीलिम्स होता है, सेकंड जो होता है ये होता है आपका मेंस होता है, और थर्ड नंबर जो आपका आता है ये इंटरव्यू होता है। तो ये प्रीलिम, फिर मेन और आपका इंटरव्यू होता है। यह 3 पर्याय को सफलतापूर्वक आप क्वालिफाई करने के बाद आप IAS, IPS और IFS, NDA, CDS भारत सरकार का उच्च पदवी का अधिकारी बनकर देश का सेवा कर सकते हैं। तो देखते हैं ये IAS का फुल फॉर्म क्या है, वो भी देखेंगे। सबके लिए एक वीडियो बना देंगे कि IAS के लिए क्या होता है, कितना मार्क लाना पड़ता है, ये सबके लिए एक वीडियो बना देंगे। IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS यानी कि होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको पुलिस के उच्च पदवी में आना है, जैसे कि अभी 12th फेल का आपने देखे होंगे मूवी आया है। और IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी आता है। NDA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस है। और इन सर्विस के द्वारा आप एक कमिश्नर ऑफिसर बन सकते हो। तो अभी देखते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए डिग्री कितना होना चाहिए। देखिए सबसे जो ये सवाल सबके मन में आता है कि हमें कौन सा डिग्री करना चाहिए, हम इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि नहीं, अगर हम डॉक्टरी MBBS करेंगे तो हम सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत सारे क्या खाली जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं वो जो हिस्ट्री पढ़ता है वो लोग ही खाली बन सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए कि IAS और IFS और IPS अधिकारी बनने के लिए सबसे आवश्यक है उम्मीदवार ने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक किया हो। जैसे कि आप BA बैचलर ऑफ आर्ट्स का बात करो, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, और BCom मतलब यानी कि बैचलर इन कॉमर्स, BSc बैचलर इन साइंस, BTech मतलब इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, BSW मतलब बैचलर इन सोशल वर्कर्स होते हैं। तो ऐसा बहुत सारे कोर्स होता है जिसके बारे में हम फ्री गाइड देते हैं। तो आपको IGNOU में या दूसरा कोई यूनिवर्सिटी में अगर गाइडेंस चाहिए तो हम आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट में आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका वेबसाइट का नाम है ssctngo.in। अगर आपको इसके बारे में कोर्स लेना है तो आप keyboarda.com में आ सकते हो। keyboarda.com में हमारा इसका कोर्स मिल जाता है आपको सिविल सर्विस का। तो आप अगर जानकारी लेना चाहते हो और आपको कोई मार्गदर्शन का ज़रूरत है तो आप ये NGO में आप ssctngo.in में आप आके हमें संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और आपको keyboarda.com में आप जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करके आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेंट भारतीय नागरिक होना चाहिए, और ये ग्रेजुएशन हो जाने के बाद मतलब आपके पास स्नातक का डिग्री हो जाने के बाद आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। आप चाहे जस्ट पास हो कोई भी क्लास में हो, 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में, आप जस्ट पास हो या टॉपर हो, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि वो जस्ट पास है उसका डिग्री में कम मार्क आया है, परसेंटेज बहुत कम है, ऐसे पास हुआ, नॉर्मल पास ही हुआ है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। जब बस आपको प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए
अभी दूसरा है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एनडीए। एनडीए की परीक्षा के लिए ये एक आर्मी सेक्शन में जाता है, ये सिविल सर्विस का पार्ट ही है, मतलब यूपीएससी का पार्ट ही आता है, और ये सिविल सर्विस में नहीं आता है, ये मिलिट्री सर्विस में आ जाता है एनडीए। तो एनडीए के बारे में और एक वीडियो हम बनाएंगे कि मिलिट्री सर्विस में क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें आपके लिए लिख देता हूँ अभी के लिए छोटा सा झलक। आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और एनडीए की परीक्षा में बैठ सकते हैं तब आप। तो उसके बाद आप 12वीं में अगर साइंस स्ट्रीम में हो तो आप एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हैं, और आर्ट्स स्ट्रीम में और साइंस स्ट्रीम में हो तो आप ओनली आर्ट्स स्ट्रीम वाले ओनली स्थल सेना यानी कि मिलिट्री में ही अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए की परीक्षा के लिए उम्मीदवार का उम्र देखो यहाँ पे जो एक आपको, क्योंकि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएगा, जो लोग चाहते हैं कि सर आपको हमें एनडीए के बारे में पूरा जानकारी दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे। तो इसमें खाली अभी छोटा सा हम जानकारी देते हैं कि इसका जो उम्र है वो 16.5 मतलब 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक ही होता है। उसके बाद आप उसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 16 साल से पहले भी आप उसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या होता है ना, ये कैटेगरी वाइज आयु सीमा होता है इसका। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी का बात करें तो मिनिमम जो होता है 21 ईयर होता है, मैक्सिमम 32 ईयर, मतलब आप 21 साल से लेकर 32 साल के अंदर आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हो। 32 साल से ऊपर हो जाएगा तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते, आपका एलिजिबिलिटी खत्म हो जाता है। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल ज़्यादा मिल जाता है, जहाँ पर मिनिमम तो सबके लिए सेम ही 21 साल है, क्योंकि ग्रेजुएशन होने के लिए कम से कम तो 20-21 साल लग ही जाता है। तो जो मैक्सिमम एज है, अगर आपको ओबीसी कैटेगरी में हो और आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर जैसा बनना है तो आपको 3 साल छुटकारा मिल जाता है। अगर आप सेंट्रल लिस्ट में हो, आपका एज जो है वो 35 से कम हो, मतलब आपको जनरल के हिसाब से और 3 साल ज़्यादा मिल जाता है, और 3 ईयर्स आपको मैक्सिमम मिल जाता है। अगर हम देखेंगे कि SC ST कैटेगरी में हो तो आपको और ये गलती से 35 हो गया, तो ये एक्चुअली क्या होता है, आपको अधिकतम 37 मतलब यानी कि आपको 37 ईयर तक आपको मैक्सिमम आपको 5 साल यहाँ पे +5 ईयर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब आप 37 ईयर तक इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप PWD कैटेगरी, PWD यानी कि ये होता है कि फिजिकल वीकर सेक्शन होता है, दिव्यांग लोगों के लिए होता है, उनको एक्स्ट्रा 10 साल का मतलब रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए भी बहुत मतलब क्या है, समस्या से उनका जिंदगी जाता है, तो उनको 10 साल और सरकार ने एक्स्ट्रा देता है ताकि वो 10 साल उसको और यूटिलाइज कर पाए। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम एज जो है वो 42 ईयर है। एक्स सर्विसमैन होते हैं जो कमीशन ऑफिस है, ऐसे आर्मी में जो कमीशन ऑफिस होता है, मतलब जो मेजर से ऊपर रैंक का होता है, अगर वो लोग चाहते हैं तो वो लोग को ऐसे और 5 साल मिलता है एक्स्ट्रा। अगर वो लोग को ओबीसी SC ST होते तो और 3 साल एक्स्ट्रा, मतलब इनको जनरल का हो और एक्स सर्विसमैन हो, पर एक्स सर्विसमैन मेजर रैंक से ऊपर हो तो ही जाके उनको 5 साल का मिलेगा। मेजर रैंक से नीचे वाले जो होते हैं, सिपाही से लेकर आते हैं, तो वो लोग को ये नहीं एग्जाम, ये छुटकारा नहीं मिलेगा, उनके लिए भी 32 ईयर्स ही होता है। और जो कमिश्नर्ड ऑफिसर होते हैं तो उनके लिए और 5 साल रिलैक्सेशन है। अगर वही तो रिलैक्सेशन के ऊपर और रिलैक्सेशन मिलता है, अगर वही ऑफिसर ओबीसी या ST SC में आते हैं तो उनको और 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आपको एज के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गया होगा। अभी हम देखेंगे कि इसका कितना टाइम आप उसको अपेयर कर सकते हो। तो ये भी कैटेगरी वाइज ही है कि जैसे जनरल कैटेगरी में हो तो आप 6 टाइम उसको अपेयर कर सकते हो, मतलब आप 6 बार ही वो एग्ज़ाम को दे सकते हो। 6 बार देने के बाद आपके पास भले एज हो पर आप दूसरे बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो आपको मैं ऐसे इसीलिए बोलूँ कि आप पूरी तरह से अगर आपको प्रिपरेशन है तो ही आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए अधिकतम जो एज लिमिट है, सॉरी अटेम्प्ट है, जो प्रयास है वो 9 टाइम होता है, तो वो लोग 9 टाइम्स प्रयास कर सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं। अगर SC ST कैटेगरी होता है तो वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका कैटेगरी में बहुत कम लोग को सिविल सर्वेंट में, तो इनको आगे बढ़ाने के लिए उनका लाइन को, इनका जो स्ट्रीम है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। PWD कैटेगरी जो है वो भी अनलिमिटेड है। तो 6 टाइम मैंने लिखा हूँ, ये तो गलत बात है, तो यहाँ पे भी अनलिमिटेड आप जान लीजिए। ये भी
अनलिमिटेड है। और आपको वो देखा जाए तो क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, देखो जो प्रीलिम एग्जाम होता है, मैंने आपको बोला था सबसे पहला नंबर में क्या आता है ना, प्रीलिम एग्जाम होता है। प्रीलिम एग्जाम में आपको MCQ टाइप, मतलब आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होगा और 4 ऑप्शन में से कोई भी एक आध 2 ऑप्शन सही या पूरा का पूरा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा, तो इस ऑप्शन का आपको आंसर सिलेक्ट करके OMR शीट भरना पड़ता है। और ये 2 प्रकार का आता है, GS पेपर 1 जो कि 100 मार्क का आता है, और 100 क्वेश्चन आता है, और ये 200 मार्क का होता है। एक एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क आता है। और आपका एक रॉन्ग हो जाए तो आपका 0.66 मार्क माइनस हो जाएगा। तो 0 माइनस मार्किंग है, 66 मार्क आपका कट जाएगा। तो आप जब आपको पूरी तरह से कंफर्म हो तो ही आप क्वेश्चन को अपेयर कीजिएगा। तो उसके बाद आता है GS पेपर 2 है, इसमें 80 क्वेश्चन आता है, ये भी सेम टू सेम है। ये 80 क्वेश्चन का 2-2 मार्क के हिसाब से 160 क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है। 80 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स है, 160 मार्क्स होगा। और इसमें भी माइनस मार्किंग है, अगर आप एक गलती करोगे तो आपका 0.66 मार्क कट हो जाएगा, कट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये हो गया किसका हमारा, नहीं हो गया हमारा प्रीलिम के बारे में। तो प्रीलिम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, प्रीलिम क्या मार्क काउंट नहीं होता है फाइनल में, प्रीलिम ओनली खाली क्वालिफाइंग मार्क के लिए होता है। आप मेरिट लिस्ट में आने के लिए, आपको मेन में बैठने के लिए आपको मौका देता है प्रीलिम, और प्रीलिम का मार्क आपको फाइनल में कैलकुलेट नहीं होता है। तो आप अगर प्रीलिम क्लियर कर देते हो तो आप मेन एग्जाम देने के लिए आपको मौका मिल जाता है। तो जो सेकंड नंबर एग्जाम होता है वो होता है मेन एग्जाम। और ये मेन एग्जाम कितना मार्क का होता है ना, मेन एग्जाम जो होता है आपको सेकंड नंबर है जो मेन एग्जाम, ये 1750 मार्क का होता है, मतलब 1750 मार्क का होता है। और ये 9 पेपर होता है। 9 पेपर के बारे में हम फिर से आगे देखेंगे, इसका 9 पेपर क्या है। तो जैसे कि GS पेपर 1, GS पेपर 2, आपको लैंग्वेज पेपर आता है, इंग्लिश पेपर आता है, तो ऐसा करके 9 पेपर होता है। तो ये 9 पेपर में आपको 1750 मार्क है। अगर इसमें से आपको करीबन 900 मार्क भी ला लिए लेकर आगे, तो आपको मेन एग्जाम में आप क्या है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो उसके बाद हम देखेंगे मेन एग्ज़ाम के बाद आपको जो तीसरा एग्ज़ाम आता है, वो तीसरा अटैम्प्ट है, उसको क्या बोलते हैं आपको, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको 250 मार्क का आता है, तो 250 में से आप 100 मार्क भी ले लिए, तो ये 900 और ये 100 मिला था, अगर आपका 1000 मार्क टोटल आ गया, क्योंकि ये मेन का और इंटरव्यू का मार्क को काउंट किया जाता है। तो ये आपको मेन में 900 मार्क और इंटरव्यू में आपने 100 मार्क ले लिया, तो आपका 1000 मार्क हो जाएगा। तो 1000 मार्क जैसे आ जाए तो आपको पास होने का संभव होता है, क्योंकि जनरल में ज़्यादातर 1900 ऐसा मार्क दिखाया जाता है, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट के ऊपर आता है। लगभग 1000 से ऊपर होता है, आप कंफर्म होकर आप IAS IPS क्लियर कर सकते हो। तो इंटरव्यू को भी क्लियर हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए लपसाना भेज दिया जाता है, और आप ट्रेनिंग के बाद आप IAS अफसर बन जाते हैं।